हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान के इस क्लास के अंदर हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो रीट भर्ती के अंदर एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के अंदर भी, यानी जहां राजस्थान जीके इंडिया जीके की बात होती है वहां पर भी ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज रहेगी। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए, पहला प्रश्न है इसमें आरटी अधिनियम 2009। पहला प्रश्न है इसमें आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपने अपने आरटी नियमावली बनाए। तो ये आईपीएससी की धारा 38 सेक्शन 38 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया। तो उसे उसका नाम दिया गया था परख। उत्तर रहेगा इसका डी, परख। ये प्रश्न हमने पहले भी क्लास के अंदर किया है। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, पहला राज्य है वो कौन सा है। तो पहला राज्य कर्नाटक है। ये भी हमने प्रश्न पहले कवर किया है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके दंड का प्रावधान ये है कि जो कैपिटेशन शुल्क लिया गया उसका 10 गुना अर्थदंड देना पड़ेगा उस विद्यालय को। उतरेगा इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न अपना, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो शिक्षक को पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता, पल्स पोलियो अभियान के अंदर नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 की बात करें। देखिए, इसमें लिखा गया है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी। शिक्षा के अधिकार के लिए पहल सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। उत्तर रहेगा इसका सी। आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे। तो नोडल प्राधिकारी होंगे वो होंगे स्केर्ट, स्केर्ट होंगे नोडल अकादमिक प्राधिकारी। अगला प्रश्न देखिए, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले स्कूल कैपिटेशन फीस लेगा लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग किया कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो इसमें ना तो कथन 1 सही है ना ही 2 सही है। तो इसमें रहेगा अपना डी ऑप्शन। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। तो राजस्थान आरटी अधिनियम में लगभग 29 धाराएं रखी गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। तो अध्याय 4 के अंदर शिक्षक और विद्यालय की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचना किए गए। तो ये अधिसूचना किए गए थे 2011 में। उतरेगा इसका सी, 2011। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान आरटी नियम 2011 प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है। तो इसके अंदर बैंक खातों का अभिलेख न हो तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। रिकॉर्ड ऑफ बैंक अकाउंट्स, इसकी सूचनाओं का आवश्यक होना कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा कक्षावार नामांकन प्राकलन होना चाहिए, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या होनी चाहिए, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय सहायता, ये इन तीनों का है उल्लेख बिल्कुल होना चाहिए। अगला प्रश्न, राजस्थान नियम 2011 में कितने भाग है। राजस्थान नियम 2011 में लगभग 10 भाग है। उत्तर रहेगा इसका 10। भारत में दूसरी, देखिए भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो 1986 में हुई थी। पहली 1968 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालयों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो ये दायित्व होता है वो राज्य सरकार का होता है, द स्टेट गवर्नमेंट का यह अधिकार होता है। आरटी की धारा सुविधा सुनिश्चित करती है, आरटी की जो धारा सुविधा है वह सुनिश्चित करती है किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ए रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 17 की बात करें। देखिए, इसमें लिखा गया है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो 200 कार्य दिवस होंगे और लगभग 800 घंटे इसका टाइम रखा गया है। अगला प्रश्न,
नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर नया जो पैटर्न लिया गया, ये प्रश्न हमने पहली क्लास के अंदर जो पीछे कक्षा की थी उसके अंदर हमने कवर किया था। 5+3+3+4 ये पैटर्न रखा गया है नया। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होगी या स्थानीय भाषा होगी? उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से कौन सी कक्षा से है? तो इसका तात्पर्य वो है कक्षा 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप, ये भी हमने किया था, इसका नाम है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उतरेगा इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 22 के अंदर किसकी व्याख्या की गई है? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। उतरेगा बी इसका 1991। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं और सेवाएं शर्तें निर्धारित है, तो ये धारा 23 के अंदर निर्धारित की गई है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी, तो ये प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसके द्वारा की जाएगी? ये विद्यालय को हुई की जाएगी। अगला प्रश्न नंबर 25, तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षा तक सरल पहुंच, इजी एक्सेस टू एजुकेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है बच्चे की उम्र को देख करके। उत्तरेगा इसका बच्चे की उम्र। अगला प्रश्न, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 10 भाग और 29 धाराएं हैं, 10 भाग और 29 धाराएं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, प्रश्न नंबर है 28 अपना। तो इसमें लिखा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। राजस्थान स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो ये अनुपात रखा गया 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। अगला, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता? कोई विद्यालय मान्यता के बिना विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता, मान्यता लेनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो प्रति सप्ताह लगभग 45 घंटे काम करने का निर्देश देता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो ये आरटी अधिनियम 2009 के अधीन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर लिखा गया 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए निःशुल्क, ये सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी सही है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटों का कार्य है, 60 घंटों का नहीं है, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए अगला प्रश्न है अपना, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नीति को लागू किया गया। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह समता और समानता, इक्वलिटी और पैरिटी, समता और समानता अभियान का प्रतिनिधित्व करता है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। उत्तरेगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो यह अनुच्छेद 200 यानी अनुच्छेद 21 के अंदर है, 211 नहीं, अनुच्छेद 211 नहीं है, अनुच्छेद 21 में, यानी नीति, ये मूल अधिकार के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। पहले ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था अनुच्छेद 45 के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है, ये 51वां संविधान संशोधन में किया गया, 98 के अंदर। अगला प्रश्न है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? किस पर ध्यान है वो नहीं दिया गया है?
तो ये देखो 14 वर्ष के बाद शिक्षा की व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ पर डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए आप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को राजस्थान में क्या नाम दिया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो राजस्थान में इसका नाम दिया गया है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। प्रश्न नंबर 40 में देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया था? ये भाग 16 को संशोधित किया गया था 2019 के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन, देखिए निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2019 के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें कथन देखिए, सबसे पहले खंड 28 शिक्षकों के निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये बिल्कुल गलत रहेगा इसमें। तो 3 के अंदर पाठ्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 42 देखिए आप, 42 के अंदर लिखा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 42, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? तो केंद्रीय सरकार का इसमें उत्तरदायित्व ये होगा कि शिक्षण के प्रशिक्षण के मानकों को विकसित करे और लागू करे, तो सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन किया गया है? तो अध्याय 4 में इसका वर्णन किया गया है, उत्तर रहेगा इसमें डी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो किस वर्ष तक वह रखा गया है? तो यह रखा गया है भाई सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? ड्राफ्ट प्रारूप है, ये अनुशंसा करता है शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, ये सिखाने में सक्षम बने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें देखा गया है 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, बिल्कुल सही। भाग 14 में प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध है, ये इसमें गलत है, असंगत है, तो इसमें रहेगा अपना बी। अगला है प्रश्न, विद्यालय में नामांकन के बाद विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहा जाता है? तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है इसके बच्चों को, तो रहेगा इसका ड्रॉप आउट रेट। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर है 48 48 में लिखा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पूरा नहीं किया जाना है, तो इसमें जो शैक्षिक कैलेंडर का निश्चय करना, ये पचांक का निश्चय नहीं किया गया। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? 2009 ये वकालत करता है समावेशी शिक्षण की, समावेशी शिक्षण की। अगला प्रश्न है 50 नंबर, तो इसमें लिखा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाएंगे? तो क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाएंगे? तो यहाँ देखिए, निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना ये शिक्षक का कार्य होता है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये बिल्कुल गलत है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर है, बी रहेगा इसका उत्तर। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अवसरों को अधिकारों को सुनिश्चित करता है, तो ये करता है 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। अगला प्रश्न है, बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है अपना, देखिए इसमें लिखा गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवसाय में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालय कभी न गए, अतः विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जो अभियान चलाया गया वो है विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया।
भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल धारासभा द इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न है सीबीएसई विद्यार्थी शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को संस्थित करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, तो इससे करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के पीछे नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से उभारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है इसमें, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है। आप 65 अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? तो इस प्रकार का प्रश्न एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण होते हैं उच्च स्तरीय अपसारिका, हाई लेवल डिवेल्प का, उच्च स्तरीय अपसारिका। अगला प्रश्न है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधियों का एक सशक्त साधन है। तो यह एक सशक्त साधन है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। अगला, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे। बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है नामांकन बढ़ाने, यानी नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मध्याह्न भोजन योजना है, ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 73। देखिए 73 के अंदर लिखा गया है शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? ये इसलिए आवश्यक था कि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। भी रहेगा इसका उत्तर। अगला है आरटीए अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? अध्याय 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें देखिए, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, वो परिभाषित है। तो ये परिभाषित है असुविधाग्रस्त समूह से या वंचित समूह में। उतरेगा इसका डी। अगला प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो ये धारा सेक्शन 10 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। धारा 10 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 77। इसमें लिखा गया है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। धारा 25 में वर्णन किया गया है छात्र शिक्षक अनुपात का। अगला, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो ऐसे बालक को प्रवेश दिया जाएगा उसकी आयु के अनुरूप, जिस कक्षा के अंदर है, यानी जिस प्रकार से उसकी आयु है उसी आधार पर उसको प्रवेश दिया जाएगा। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, देखिए प्रश्न है ये अपना, हाँ प्रश्न है अपना ये, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो जो कक्षा होगी 5वीं और 8वीं, उनकी परीक्षा वो ली जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करना ये अधिकार नहीं है। तो 80% हमने कवर किए हैं। आरटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।